हेलो स्टूडेंट्स। जैसे कि लास्ट लेक्चर में हमने एबायोटिक फैक्टर्स के बारे में स्टडी कर रहे थे। तो बेसिकली एबायोटिक फैक्टर का बेसिक रोल क्या है कि जैसे जो एक अगर आप इस द होल ज्योग्राफिकल सिस्टम में, इस पूरी ज्योग्राफी में आपको जो वैरायटी दिखाई देती है, टेम्परेचर वाइज आपको वैरायटी दिखाई देती है। ओके, ह्यूमिडिटी वाइज वैरायटी दिखाई देती है, वाटर की क्वालिटी में आपको वैरायटी दिखती है, एयर की क्वालिटी में आपको वैरायटी दिखती है। ठीक है। तो एक वैरायटी ऑफ इकोसिस्टम्स ये जो क्रिएट है, तो ये जो इकोसिस्टम में ही वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स इसमें सर्वाइव करते हैं, और वो जहाँ रहते हैं उसके अकॉर्डिंग वो अपने आप को अडॉप्ट कर लेते हैं। तो उसी वो कौन-कौन से एबायोटिक फैक्टर्स हैं जो लाइक कौन-कौन से जो रिस्पॉन्सिबल हैं, जो एक इस जियोग्राफिक और फिजियोलॉजिकल चेंजेस के लिए कौन-कौन से एबायोटिक फैक्टर हैं जो इस फिजियोलॉजिकल चेंजेस के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। जो फिजियोलॉजिकल चेंजेस मतलब ऐसे चेंजेस जो आपको एक लोकल जियोग्राफिकल चेंजेस लोकल एरिया में भी आपको वो दिखाई देंगे। तो ऐसे एबायोटिक फैक्टर में हमने जो स्टडी कर लिया था, हमने पढ़ा था टेम्परेचर के बारे में पढ़ा था। इसके अलावा टेम्परेचर के बाद में हमने पढ़ा था वाटर क्वालिटी के लिए कि वाटर कैसे हाउ इट पुट इम्पैक्ट in the distribution of the variety or in the distribution of the living organism। वैसे टेम्परेचर कैसे वेरी करता है इस द ऑल ओवर द अर्थ, ठीक है। और कैसे फिर वो कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने आप को उस सिचुएशन के लिए अडॉप्ट कर लेता है। आज हम पढ़ेंगे लाइट के बारे में। जैसा आपको पता है कि लाइट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट फिनोमिना बिकॉज वी हैव टू काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑन दिस बायोस्फीयर। वन इज द फोटोसिंथेटिक, जिसे हम ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म भी कहते हैं, क्योंकि ये वो ऑर्गेनिज्म है जो सनलाइट के प्रेजेंस में अपना फूड खुद बना सकते हैं। लाइक द ऑर्गेनिक फूड दे कैन सिंथेसाइज द वेरी इजीली। ओके। एंड इसके अलावा लाइक जो मैनी स्पीसीज, अब ये जो फोटोसिंथेसिस करते हैं, कि जो प्लांट फोटोसिंथेसिस करते हैं, फोटोसिंथेसिस के जब ये प्लांट फोटोसिंथेसिस करते हैं तो ये एक पर्टिकुलर सनलाइट के लिए अपने आप को अडॉप्ट कर चुके होते हैं कि लाइक ये हाई इंटेंस सनलाइट में काम करेंगे, लो इंटेंस सनलाइट में काम करेंगे। तो ये अपने आप को अडॉप्ट कर चुके होते हैं, क्योंकि उनको अगर लाइट पहुंच ही नहीं रही है, अगर नेचुरली अगर उनको सनलाइट मिल ही नहीं रही है, एंड दे हैव टू डू द फोटोसिंथेसिस बिकॉज दिस इज अ बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ द प्लांट। ये बेसिक प्लांट का सबसे बेसिक रिक्वायरमेंट भी है और प्लांट का एक फंक्शन भी है। दे हैव टू डू द फोटोसिंथेसिस। तो अगर उनको लो लाइट मिल रही है तो लो लाइट इंटेंसिटी में भी वो फोटोसिंथेसिस करेंगे। जैसे जो हर्ब्स एंड जो शर्ब्स हैं, जो बेसिकली जो ट्री की जो वो बहुत प्रॉपर कैनोपी के अंदर, जो बहुत बड़ी बड़ी जो ट्री की इसकी कैनोपी होती है, हर्ब और शर्ब उसके नीचे छुप जाती हैं और वहां तक सनलाइट पहुंच नहीं पाती है। तो उस केस में जब वो सनलाइट वहां तक पहुंच नहीं पाती है, सो इन दैट केस ऑल्सो यू नो व्हाट हैपन, तो उसको भी लो लाइट पहुंचती है, बट फोटोसिंथेसिस उसको भी करना है तो फोटोसिंथेसिस करते हैं, तो लो लाइट के लिए वो अडॉप्टेड हो चुके होते हैं। तो जो बड़े बड़े कैनोपीज होती हैं, बड़े बड़े जो ट्रीज होते हैं, दे आर अडॉप्टेड फॉर a high intense sunlight। लेकिन जो हर्ब्स हैं, जो सर्ब्स हैं, दे आर अडॉप्टेड फॉर a low light intensity। ठीक है। तो बेसिकली कुछ ऐसे प्लांटेड्स भी होते हैं जो बेसिकली सनलाइट को केवल रिप्रोडक्शन के सॉरी सनलाइट को केवल फोटोसिंथेसिस के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं रखते, उनकी फोटो पेरियोडिक रिक्वायरमेंट भी होती है। फोटो पेरियोडिक रिक्वायरमेंट मतलब कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जो उस सनलाइट की प्रेजेंस में ही अपने आप को रिप्रोड्यूस करते हैं, फोरगेजिंग करते हैं और अपने फंक्शंस प्रोड्यूस करते हैं। जैसे इनकी अगर कोई एक ऐसा प्लांट है जिसको कंटिन्यूअसली सनलाइट चाहिए, जब भी वो अपने रिप्रोडक्शन को, अपने अदर एक्टिविटीज को कंप्लीट करता है या फ्लावरिंग को कंप्लीट करता है। जैसे होता है ना फोटो पेरियोडिक फ्लावरिंग, कि फ्लावर जो होता है, फ्लावर का आना, ये भी फोटो सनलाइट के थ्रू बहुत इफेक्टेड होता है। तो एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म, चाहे वो सन हो, चाहे प्लांट हो, चाहे एक एनिमल हो, एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म एक पीरियड ऑफ टाइम में, एक पीरियड ऑफ टाइम जो एक डे का एक पीरियड ऑफ टाइम जो रिसीव करता है, उसे डे लेंथ कहते हैं। मान के चलो वी आर ऑर्गेनिज्म, प्लांट आर आल्सो ऑर्गेनिज्म। तो जब वो एक पर्टिकुलर टाइम ऑफ पीरियड सन लाइट को जब रिसीव करता है, एक पर्टिकुलर टाइम ऑफ पीरियड को एक जब सनलाइट को रिसीव करता है, तो रिसीव करने से उस रिसीव करने से वो वैरायटी ऑफ कुछ वेरिएशन शो करेगा। मतलब कुछ उसके बहुत सारे जो फंक्शंस हैं, उसके पीरियड ऑफ सनलाइट के पीरियड ऑफ टाइम पर डिपेंडेंट करते हैं। जैसे अगर मैं यहाँ बात करता हूँ, तो जैसे कि जैसे कि यहाँ पे हो गया फोटो पीरियड में, जैसे कि लॉन्ग डे प्लांट, मतलब कुछ ऐसे प्लांट होते हैं जिनको जैसे कि समर टाइम पे वो अपने आप को ज़्यादा ग्रो करते हैं, बिकॉज समर टाइम में कंटिन्यूअसली उनको सनलाइट मिलती है। लेकिन अगर वही नाइट टाइम में आ जाए तो उनकी जो टाइम होता है वो शॉर्ट हो जाता है। तो ऐसे प्लांट को हम लॉन्ग डे प्लांट कहते हैं। वैसे शॉर्ट डे प्लांट मतलब ऐसे प्लांट होते हैं जो शॉर्ट डे होते हैं, मतलब वो कम टेम्परेचर पे वो ज़्यादा ग्रो करते हैं, और लाइक जनरली ऐसे प्लांट होंगे जैसे नाइट के टाइम पे अपनी फ्लावरिंग ज़्यादा करते हैं।
मतलब इन विंटर टाइम अगर आप जैसे कि हम लॉन्ग डे प्लांट की बात करते हैं, तो समर टाइम की अगर बात करें तो कुछ ऐसे प्लांट होते हैं जिनको जो उनका जो पीरियड ऑफ टाइम है, दे नीड अ हाई। ओके, तो उनको बहुत जो उनका पीरियड ऑफ टाइम है उनको ज़्यादा चाहिए होता है और नाइट उनको शॉर्ट चाहिए होती है, क्योंकि उनको फॉर द प्रोडक्शन रिप्रोडक्शन के लिए, फ्लावरिंग के लिए एंड वैरायटी ऑफ फंक्शंस के लिए। वैसे शॉर्ट डे प्लांट्स की बात करते हैं, कुछ ऐसे प्लांट होते हैं जिनको कम टाइम की लाइट चाहिए होती है और वो दे जनरली पसंद करते हैं नाइट टाइम को। ठीक है, उन्हें शॉर्ट डे प्लांट कहते हैं। तो डे न्यूट्रल जिसे मतलब जो हर सीजन में ग्रो करते हैं उन्हें डे न्यूट्रल प्लांट कहते हैं। तो फोटोपैरोडिज्म एक फिनोमिना है जिसपे प्लांट्स की ग्रोथ डिपेंड करती है, मतलब वो कितने टाइम तक उस सनलाइट को रिसीव करते हैं उसके अकॉर्डिंग भी प्लांट आप 3 पार्ट में डिवाइड आप कर सकते हो, लॉन्ग डे प्लांट, शॉर्ट डे प्लांट एंड डे न्यूट्रल प्लांट। इसके अलावा लाइक फॉर एनिमल्स टू, जैसे मैंने बात किया है किसी प्लांट्स के लिए, एनिमल्स में भी लाइट का बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है। कैसे? काफी ऐसे एनिमल्स होते हैं जो डायूरेनल होते हैं और जो आपको जनरली दिनचर जिसको हम कहते हैं, जो दिन में लाइक आना पसंद करते हैं, और कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं जो नॉक्टर्नल होते हैं, जो नाइट टाइम पसंद करते हैं। मतलब कुछ ऐसे एनिमल्स जो लाइट को पसंद करते हैं तो लाइट के टाइम वो बाहर आएंगे, और कुछ ऐसे एनिमल जो लाइट को पसंद नहीं करते तो नाइट के टाइम भी बाहर आएंगे। तो ये जो फोटो पीरियड है, ये लाइट की इंटेंसिटी है, ये एनिमल्स को भी इफेक्टेड करती है, क्योंकि लाइक जैसे क्योंकि उनकी जो फॉरगेजिंग है, जैसे एनिमल की बात करें तो एनिमल्स होते हैं लाइक दिन के टाइम पे फॉरगेजिंग करने, रिप्रोडक्शन करने, और उनकी माइग्रेशन एक्टिविटीज भी है उनके टेम्परेचर के ऊपर, लाइट के ऊपर डिपेंड करती है, क्योंकि लाइट का डायरेक्ट रिलेशन टेम्परेचर से आ जाता है। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल ऑफ फोटोपैरोडिक एनिमल की बात करें, या मतलब डायूरेनल एनिमल्स की बात करें, मतलब ऐसे एनिमल्स जो बेसिकली उनको पसंद है, ज्यादा लाइट पसंद है, ज्यादा टेम्परेचर पसंद है, तो समर टाइम पर, या कह सकते हो जब डे टाइम जो होता है, जो मतलब जो समर टाइम पे देखोगे तो दिन का समय ज्यादा बड़ा हो जाता है, रातें छोटी हो जाती है। तो समर टाइम पे ये अपनी रिप्रोडक्शन रेट, फॉरगेजिंग रेट, माइग्रेशन एक्टिविटी बहुत हाई रखते हैं। ठीक है, जैसे कि साइबेरियन बर्ड की बात करें तो साइबेरियन बर्ड आपको पता है कि जनरली ये माइग्रेट होती है फ्रॉम पोलर रीजन टू दी इक्वेटर लाइन एट द लो टेम्परेचर। इक्वेटर लाइन पर तो नहीं होता एक्चुअली, साइबेरियन क्रेन जो होती है वो बेसिकली पोलर रीजन पे होती है जहाँ टेम्परेचर जीरो होता है। लेकिन जैसे ही वो टेम्परेचर वहाँ पे टेम्परेचर जीरो होता है, तो टेम्परेचर जीरो होता है तो जनरली क्या होता है कि ये जनरली माइग्रेट करती है। क्यों? क्योंकि नॉर्थ पोल पे उनको थोड़ा सा ज्यादा टेम्परेचर चाहिए होता है, हल्का सा ज्यादा टेम्परेचर चाहिए होता है। तो जैसे वो टेम्परेचर कम होने लगता है तो वो जनरली पोल से सीधा आने लगती है इक्वेटर लाइन की तरफ एग्जैक्टली नियर बाय इक्वेटर है। नियर बाय इक्वेटर मतलब राजस्थान में भरतपुर की बात कर रहे हैं। नियर बाय क्योंकि हम नियर बाय इक्वेटर पे रहते हैं, तो ये जनरली साइबेरियन किरण आपने सुना होगा कि राजस्थान के भरतपुर डिस्ट्रिक्ट में आपको साइबेरियन किरण दिखाई देंगे। तो जनरली आपको साइबेरियन किरण क्या होता है, वो होती नॉर्थ पोल से अपने आप आती है। ठीक है, क्योंकि वो एक लाइट के लिए बहुत ससेप्टाइबल है, बहुत सेंसिबल है। क्योंकि जनरली जो क्या होता है, जब विंटर सीजन होता है तो विंटर सीजन में वैसे तो वहाँ ऑल टाइम बर्फ ही पड़ती है, टेम्परेचर ऑलमोस्ट हमेशा एक जैसा ही रहता है, 0 डिग्री के आसपास ही रहता है। लेकिन जब विंटर टाइम में आप जाओगे तो टेम्परेचर की और ज्यादा प्रॉब्लम हो जाती है, सन बिल्कुल ही नहीं आता है। तो उस केस में दे हैव टू बी माइग्रेट फ्रॉम द नॉर्थ पोल टू द इक्वेटर लाइन। ओके, जैसे कि अगर आप भरतपुर में देखेंगे तो भरतपुर में जब ये माइग्रेट करती है साइबेरियन बर्ड, तो ये कई बार तो बहुत सारे घरों पे बैठ जाती है, क्योंकि वो अब ये देख, अब सबसे बड़ा सिस्टम है हाउ दे माइग्रेट। ये माइग्रेट कैसे करती है, इनको कैसे पता चलता है, सेंस ऑफ डायरेक्शन क्या है, कैसे पता चलेगा कि नॉर्थ पोल से भरतपुर की डायरेक्शन इतनी है, यहाँ से मूव करते हुए भरतपुर यहाँ पड़ता है। दे डोंट वी दे लाइक इसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म मैकेनिज्म होता है। इस इलेक्ट्रोमैकेनिज्म एक मैकेनिज्म के थ्रू, इलेक्ट्रो जो मैग्नेटिक जो मैकेनिज्म होता है, इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मैकेनिज्म के थ्रू ही ये जस्ट आइडेंटिफाई कर सकती है डायरेक्शंस को। ठीक है, ड्यूरिंग ए सोलर इक्लिप्स, अगर आप बात करें सोलर जैसे इक्लिप्स होता है दिन के टाइम पे, अगर 4 बजे सोलर इक्लिप्स हो रहा है तो सारी की सारी जो बर्ड होती हैं वो अपने नेस्ट की तरफ चली जाती है। क्यों? क्योंकि सोलर इक्लिप्स जैसे होता है तो क्या होता है, अंधेरा हो जाता है। ठीक है, अंधेरा हो जाता है तो अंधेरा होने पे उनको लगता है बर्ड्स को कि रात हो गई है, तो वी नी हैव टू डू टू बैक टू देयर नेस्ट। अगर आपने देखा हो तो जनरली जो बर्ड हैं जो दिन के समय बाहर आती है, जैसे ही शाम होने वाली होती है तो वो बर्ड जो होती है, जैसे ही शाम होने वाली होती है तो बर्ड रिटर्न करती है अपने नेस्ट की तरफ। क्योंकि क्या होता है, वो ये फोटो पैरोडिक एनिमल्स है, क्योंकि ये कह सकते हो डायूरिनल एनिमल्स हैं, क्योंकि इनके दे नीड दी हाई लाइट इंटेंसिटी। तो अगर आपने देखा, और बर्ड्स भी जो आती है ना, उनका एक बहुत पैटर्न में वापस आती है। अगर आप बर्ड्स का अगर आप बिहेवियर देखेंगे ना, तो जो हमेशा एक लीडर होगा और उसके चारों तरफ उसकी सबऑर्डिनेट्स होते हैं। मतलब एक सामने लीडर होता है और उसके पीछे की तरफ उसके सबऑर्डिनेट्स होते हैं। जो जो आगे लीडर रहता है बर्ड्स में, वो डायरेक्शन देता है कि हमारा नेस्ट का डायरेक्शन यहाँ पर है। ओके, तो
तो दैट्स व्हाई लाइक ये सब इनमें पाया जाता है। अब जैसे कि डाययूरिनल डॉक्टर एनिमल की बात करें, ऐसे एनिमल्स जो बेसिकली एक्टिव रहते हैं, डे टाइम पे एक्टिव रहते हैं, लेकिन नाइट टाइम पे ये एक्टिव नहीं रहते। वैसे ही जैसे कि बर्ड्स हैं, हम मैमल्स भी इसमें एग्ज़ाम्पल्स हैं, रेप्टाइल्स भी इसमें एग्ज़ाम्पल हैं। दूसरा होता है नॉक्टर्नल एनिमल्स, कहते हैं ना कि दिन रात्रिचर, एक होता है दिनचर एनिमल, एक रात्रिचर है, जो नॉक्टर्नल एनिमल कहते हैं, क्योंकि ये बेसिकली नाइट टाइम पे ज़्यादा एक्टिव्स होते हैं, जैसे कि रैबिट है, शंख है, टाइगर है, हायंस है, इसके अलावा कुछ रेप्टाइल्स भी होती हैं जो उसमें एग्ज़ाम्पल्स होती है। ठीक है? अब एग्जांपल एक क्वेश्चन है कि अगर जो ओशंस में अगर आप देखोगे ओशंस में या सी में जो प्लांट्स 500 मीटर डेप्थ पे रहते हैं, मोर देन 500 मीटर डेप्थ पे रहते हैं, सो हाउ दे सर्वाइव विद द इन द एब्सेंस ऑफ सनलाइट, क्योंकि वहाँ पे जो सन ही लाइक यू नो द सन इज ओनली अ सोर्स ऑफ एनर्जी। ठीक है, यू नो लाइक सन इज अ सोर्स ऑफ एनर्जी, बट अब वहाँ पे तो सनलाइट नहीं पहुँचती है, 500 मीटर नीचे तक सनलाइट कैसे पहुँचेगी? अब लेकिन वहाँ प्लांट्स तो प्रेज़ेंट हैं, सो हाउ दे सर्वाइव सो लाइक हाउ दे सर्वाइव इन सच सिचुएशन कि जब ऐसे सिचुएशन में वो कैसे सर्वाइव करते हैं? तो बेसिकली केमिकल कंपाउंड्स जो होते हैं वो उनको यूटिलाइज़ करते हैं। ये क्वेश्चन है कि हाउ व्हाट इज़ द देयर सोर्स ऑफ एनर्जी, आपके एनसीईआरटी का क्वेश्चन है कि अब जो 500 मीटर से नीचे के जो प्लांट हैं, वहाँ सनलाइट तो पहुँचती नहीं है, तो वहाँ फोटोसिंथेसिस कैसे करेंगे? तो उसका आंसर ये है क्योंकि वो सनलाइट को यूटिलाइजेशन क्या होता है कि उसको एनर्जी एज एनर्जी कंपोनेंट यूज करते हैं। अब वो सनलाइट नहीं पहुंच पा रही तो वैसे वो केमिकल कंपाउंड्स को यूज करेंगे एज ए सोर्स ऑफ एनर्जी। तो दो तरीके के केमिकल कंपाउंड हो सकते हैं, एक होता है ऑर्निक या इनऑर्निक। तो होता है क्या है, जो प्लांट केमिकल कंपाउंड्स को यूज करते हैं एज ए सोर्स ऑफ एनर्जी, ये कहलाते हैं कीमो ऑटोट्रोपिज्म। ठीक है, कीमो ऑटोट्रोपिज्म। तो इसमें दो तरीके के कीमो ऑटोट्रोपिज्म होते हैं, एक होता है कीमो लिथो ऑटोट्रोपिज्म और एक होता है कीमो ऑर्गेनो ऑटोट्रोपिज्म। मतलब अगर अब क्या होता है, सनलाइट का बेसिक यूज क्या है भैया? सनलाइट का बेसिक यूज यही है कि उसको यूटिलाइज करके फूड का फॉर्मेशन करना। अब उनको सनलाइट नहीं मिल रही है तो क्या कहते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड जैसे मीथेन को तोड़कर उन्होंने एनर्जी निकाली, H2S को तोड़कर उन्होंने एनर्जी निकाली, निकालते हुए एनर्जी है तोड़कर, अमोनिया को तोड़कर एनर्जी निकाली, नाइट्राइट को ऑक्सीडाइज करके एनर्जी निकाली, अमोनिया को ऑक्सीडाइज करके एनर्जी निकाली। तो इस तरीके से ऑक्सीडाइज कर करके उसे एनर्जी निकालते हैं और उस एनर्जी का यूज फोटोसिंथेसिस में करते हैं। सो जो कीमो ऑटोट्रोपिज्म है वो बेसिकली दो टाइप के हो सकता है, मतलब दे कैन सिंथेसाइज टू काइंड ऑफ और कंपाउंड्स, वन और इनऑर्गेनिक कंपाउंड एंड सेकंड वन इज ऑर्गेनिक कंपाउंड। अगर वो ऑर्गेनिक कंपाउंड को यूटिलाइज करते हैं तो सब कीमो ऑर्गेनो ऑटोट्रोपिज्म कहते हैं। ठीक है, होते ही ऑटोट्रोपिज्म है क्योंकि फूड तो खुद बना रहे हैं, बट उन्होंने अपने सोर्स ऑफ एनर्जी को चेंज कर दिया क्योंकि सनलाइट नहीं पहुंच पा रही है। और अगर सनलाइट नहीं पहुंच पा रही है तो बट दे हैव टू बी सर्वाइव एट एवरी कंडीशंस। सेम, अगर वो प्लांट्स अगर इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स को यूटिलाइज करते हैं फॉर देयर सर्वाइवल, ठीक है, तो उन्हें कीमो लिथो ऑटोट्रोपिज्म कहा जाता है। क्लियर हो गया? सो ऐसे ही कीमो लिथो ऑटोट्रोपिज्म कहा जाता है। तो उसी तरीके से ये वैरायटी ऑफ लाइक ऑटोट्रोपिज्म है। एक होता फोटो ऑटोट्रोपिज्म था जिसमें सनलाइट को यूटिलाइज कर रहे थे, ये कीमो ऑटोट्रोपिज्म में कि वो सनलाइट की जगह केमिकल कंपाउंड को यूज करके अपनी एनर्जी को यूज निकालते हैं। ठीक है, तो या तो ऑर्गेनिक कंपाउंड को तोड़ सकते हैं या फिर इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स को। अगर इनऑर्गेनिक को तोड़ेंगे तो लिथो ऑटोट्रोपिज्म बोलेंगे, ऑर्गेनिक कंपाउंड को तोड़ेंगे तो ऑर्गेनो ऑटोट्रोपिज्म बोलेंगे। ठीक है, अब ये ध्यान रखना, सोलर रेडिएशन में भी आपको पता है इसका अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम देखेंगे तो सोलर रेडिएशन का स्पेक्ट्रम बहुत बड़ा होता है। गामा रेज से लेके ये आयनिक वेव्स तक जाता है, इसमें यूवी रेज भी होती है, विजिबल रेज भी होती हैं, ओके, आपके इंफ्रारेड्स भी होती हैं। तो जनरली इसमें से क्या होता है, सबसे जो मोस्ट यूटिलाइज्ड होता है वो या तो इंफ्रारेड की यूज किया जाता है। जैसे हर किसी का अपना अपना यूज है, गामा का अपना एक यूज है, यूवी स्पेक्ट्रम का अपना एक यूज है, विजिबल का अपना यूज है। अगर आप प्लांट्स बात करें तो विजिबल स्पेक्ट्रम को यूज करते हैं, कुछ बैक्टीरिया फोटोसिंथेसिस के लिए इंफ्रारेड को यूज करते हैं। तो एक स्पेशल स्पेक्ट्रल क्वालिटी वो भी इंपॉर्टेंट है। तो यूवी लाइट जनरली क्या होता है कि ह्यूमंस के लिए, इवन प्लांट्स के लिए भी इट्स लाइक इट्स अ डेंजर स्पेक्ट्रम क्योंकि वो कैंसर को प्रमोट कर सकता है। ठीक है, तो जनरली हम ऐसा लाइक तो UV component of spectrum is harmful to the many organism, while not all the color component of visible spectrum are available for a marine plant living at the different depth of sea। अब आपको पता है कि विजिबल प्लांट जनरली मैंने बताया कि प्लांट फोटोसिंथेसिस के लिए अगर कर भी रहे हैं तो फोटोसिंथेसिस के लिए अगर वो कर भी रहे हैं तो जनरली विजिबल स्पेक्ट्रम को ही यूज करते हैं। तो विजिबल स्पेक्ट्रम को जो यूज करते हैं तो लेकिन अब सोचेंगे स्पेक्ट्रम को, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि विजिबल स्पेक्ट्रम में 7 कलर होते हैं कि सातों के सातों कलर नीचे तक पहुंच जाए, पॉसिबल नहीं है। तो ये क्वेश्चन है, अमॉन्ग द रेड ग्रीन एंड ब्राउन एल्गी दैट इनहिबिटेड द सी विच इज लाइकली टू बी फाउंड इन द डीपेस्ट वाटर, मतलब
कौन सी 3 तरीके की एल्गी है, रेड है, ब्राउन है और ग्रीन है। कौन सी तरह की एल्गी सी के बॉटम पे पाई जाती है, डीपेस्ट एरिया में पाई जाती है? तो उसका आंसर होता है रेड एल्गी। क्यों? क्योंकि जो रेड एल्गी होती है उसकी वेवलेंथ ज़्यादा होती है, तो इंटेंसली वो बिल्कुल बॉटम तक पहुँच पाती है और पहुँच पाने की वजह से आपको वो एल्गी रेड दिखाई देती है। क्योंकि जो रेड एल्गी की जो वेवलेंथ तो सबसे हाईएस्ट होती है 700 नैनोमीटर के आसपास। अगर आपको याद हो विब जो वॉलेट से शुरू होता है, रेड तक जाता है, तो रेड लाइट नीचे तक पहुँच पाती है, दैट्स इट्स हैपन। फिर आता है सॉइल। सॉइल लाइक सॉइल अगर आप देखोगे तो सॉइल की जो प्रॉपर्टी होती है आपको पता है वेरी करती है। अगर अपने आप राजस्थान की बात करोगे तो यहाँ ड्राई सॉइल ज़्यादा मिलती है, सूखी मिट्टी होती है क्योंकि यहाँ डेजर्ट का इफेक्ट पड़ता है। लेकिन वैसे ही आप पंजाब की साइड जाएँगे तो वहाँ की सॉइल ड्राई नहीं है, वहाँ की सॉइल ज़्यादा ह्यूमिक है और ज़्यादा उपजाऊ है और थोड़ी-सी आपको हल्की-सी ब्राउनिश या फिर ब्लैकिश सॉइल मिलेगी। कश्मीर में जाओगे तो डिफरेंट सॉइल मिलेगी, साउथ इंडिया में आओगे तो डिफरेंट सॉइल मिलेगी। तो ये सॉइल की जो वैरायटी है ये प्लेस टू प्लेस वेरी करती है क्योंकि सॉइल का जो फॉर्मेशन है वो 2 टाइप का होता है। जैसे सॉइल का फॉर्मेशन वेदरिंग प्रोसेस होता है, वेदरिंग ऑफ रॉक। जो रॉक होती है वो कटती है और 2 तरह की सॉइल्स बनती है। एक होती है ट्रांसपोर्टेड, एक होता है सेडिमेंट्री। ट्रांसपोर्टेड मतलब है कि जैसे कि जो सॉइल सेडिमेंटेड है, कई बार एक तो सेडिमेंटेड है जैसे रॉक वेदरिंग हुई, रॉक के वेदरिंग होने की वजह से वहाँ सॉइल सेडिमेंटेड हो गई, तो उसने सेडिमेंटेड सॉइल बना लिया। लेकिन कई बार सॉइल क्या होता है ट्रांसफर हो जाती है एक प्लेस से दूसरी प्लेस की तरफ और उससे वो ट्रांसपोर्टेड सॉइल बनती है। ठीक है? तो 2 टाइप की यहाँ सॉइल्स हुई, ट्रांसपोर्टेड सॉइल और सेडिमेंट्री सॉइल्स। हाउ द सॉइल डेवलपमेंट अकर्ड कि सॉइल का डेवलपमेंट होता कैसे है? सॉइल का जो डेवलपमेंट होता है वो बेसिकली सॉइल का जो डेवलपमेंट होता है आइदर अकर थ्रू द ट्रांसपिरेशन ऑफ सॉइल बाय वाटर और एंड एयर और बाय सेडिमेंटेशन की मतलब जो सॉइल का जो डेवलपमेंट है वो दो चीजों पर डिपेंड करता है या तो सॉइल का ट्रांसपोर्टेशन कैसे हो रहा है या तो देखिए सॉइल जब रॉक की वेदरिंग होती है तो रॉक की वेदरिंग वजह से सॉइल क्या होता है नीचे की तरफ सेडिमेंटेड हो जाती है एंड समटाइम इट ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम द वन एरिया टू द अनदर एरिया। तो ट्रांसपोर्टेशन के बहुत सारे रीजन हो सकते हैं तो वाटर के थ्रू ट्रांसपोर्ट हो सकती है या फिर एयर के थ्रू ट्रांसपोर्ट हो सकती है तो डिपेंड करता है। अगर जैसे आप देखोगे कई बार जहाँ पे कोस्टल रीजन है सी या रिवर होता है तो अगर आप देखोगे हरिद्वार में जो सॉइल है वो कई बार क्या होता है जो गंगा रिवर के आसपास की जो सॉइल है वो सॉइल ट्रांसपोर्टेड होते 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 बहुत जगह जगह तक पहुंच जाती है। ठीक है गंगा की जिसमें गंगा मिट्टी की जो सॉइल होती है गंगा रिवर की जो सॉइल होती है वो नदी के द्वारा इस रिवर के थ्रू ट्रांसपोर्ट होती हुई जगह जगह तक आपको जगह जगह तक आपको मिलेगी कई बार 10-10 किलोमीटर तक उस हरिद्वार की सॉइल आपको मिलती है क्योंकि वो सॉइल ट्रांसपोर्टेड हो जाती है तो वहाँ की आप सॉइल जैसे ट्रांसपोर्टेड हो गई तो वो नई वैरायटी ऑफ सॉइल बनती है। वैसे ही सॉइल जो होती है वो एयर के थ्रू भी ट्रांसपोर्ट हो सकती है। ठीक है जनरली जो एयर है विंड की वजह से विंड इंटेंसिटी की वजह से ट्रांसपोर्ट होती है। तो सॉइल की अगर आप प्रॉपर्टी की बात करते हो सॉइल में वैरायटी ऑफ प्रॉपर्टी पाई जाती है। सॉइल का कंपोजिशन डिफरेंट हो सकता है, सॉइल का ग्रेन साइज डिफरेंट हो सकता है, सॉइल का एग्रीगेशन डिफरेंट हो सकता है, सॉइल का सेडिमेंटेशन डिफरेंट हो सकता है, वाटर की इसकी होल्डिंग कैपेसिटी भी डिफरेंट हो सकती है। तो हर एक सॉइल जो आपको अलग अलग एरिया में दिखाई देती है हमारे आप ड्राई सॉइल की बात करोगे तो जो ड्राई सॉइल होता है ड्राई सॉइल की जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बहुत कम है। ठीक है वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बहुत कम होती है ड्राई सॉइल की तो क्या होता है आप जितना भी पानी डाल दो वो पूरा का पूरा एब्जॉर्ब कर लेती है तो वो उसकी होल्डिंग कैपेसिटी बहुत कम है। तो हर एक अगर आप देखोगे जो लोमस सॉइल जो होती है उसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी हाई रहती है। तो अब ये सॉइल की जो प्रॉपर्टी रहती है वो एरिया टू एरिया वेरी करती है अकॉर्डिंग टू कंपोजिशन साइज एग्रीगेशन वो वेरी करती है मतलब वेरी करती है। तो ये जो वैरायटी ये अभी जो सॉइल में आपको जो वैरायटी मिल रही है कि किसी सॉइल की जो प्रॉपर्टी है वो ज़्यादा होल्डिंग कैपेसिटी के वाटर कहीं का ग्रेन साइज डिफरेंट है। अगर आप देखोगे सबसे छोटा जो ग्रेन साइज का होता है वो क्ले साइज होता है जब बिल्कुल बारीक साइज होता है क्ले होता है। तो ये जो क्ले साइज है मतलब जो ग्रेन साइज है जो क्ले सबसे जो बारीक साइज होता है उससे लाइक ऐसे वैरायटी ऑफ ग्रेन साइज आपको मिल रहा है। ओके सॉइल की बफर कैपेसिटी होती है वो डिफरेंट डिफरेंट होती है काफी एरियाज में। सॉइल का कलर डिफरेंट होता है सबसे इंपॉर्टेंट आपको मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस मिलेगा कलर में। ठीक है उसकी ह्यूमिक प्रॉपर्टी आपको डिफरेंट मिलती है उसकी कई बार फिजिकल प्रॉपर्टी आपको डिफरेंट मिलती है उसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी आपको डिफरेंट मिलती है। क्यों मिलती है? क्योंकि सॉइल का जो फॉर्मेशन होता है वो डिफरेंट डिफरेंट होता है। ओके और फॉर्मेशन के दो ही रीजन है या तो वो सेडिमेंटेड हो चुका है रॉक वेदरिंग के थ्रू या फिर वो जो सेडिमेंटेड हुआ है इट में ट्रांसपोर्टेड आइदर थ्रू द एयर और वाटर। Okay, so this characteristic along with the parameters pH, mineral composition, topography determine to large extent to vegetation in area। कहने का मतलब है जो कि सॉइल में जो वेरिएशंस मिलते हैं अब ये वेरिएशंस में उसके पीएच में उसके मिनरल कंपोजिशन में उसके टोपोग्राफी में ठीक है
उसमें भी आपको वेरिएशंस मिलते हैं। अब उसके वेरिएशन की वजह से वहाँ पर होने वाली जो टॉप वेजिटेशन है, उसमें भी आपको चेंजेस मिलेगा। तो अब तो सोचिए कि जो एक्चुअली जो सॉइल में जो चेंजेस कैसे आए कि जो क्लाइमेट चेंज है, तो सॉइल में चेंज आया। सॉइल में चेंज आया, तो सॉइल की प्रॉपर्टी में चेंज आया। सॉइल की प्रॉपर्टी में चेंज आया, तो वहाँ पे होने वाली लिविंग ऑर्गेनिज्म में चेंज आया। अगर आप क्लाइमेट का इफ़ेक्ट कैसे मानते हैं? जैसे कि अगर क्लाइमेट राजस्थान का क्लाइमेट देखिए और या फिर क्लाइमेट देखिए आप पंजाब का या फिर जम्मू कश्मीर का। वहाँ ठंडा क्लाइमेट है, यहाँ थोड़ा गर्म क्लाइमेट है। तो उसकी वजह से उनकी वेदरिंग के इम्पैक्ट पड़ता है, ठीक है? और हमारे यहाँ पे अरावली ज़्यादा है, तो अरावली पे कंटिन्यूअसली वेदरिंग और टेम्परेचर हाई रहता है। अब अरावली वैसे आस-पास है, तो यहाँ वेदरिंग बहुत कंटिन्यूअसली होती है, तो सेडिमेंटेड सॉइल यहाँ ज़्यादा रहती है और यहाँ की जो सॉइल है, वहाँ पे रॉकी सॉइल होती है। यहाँ की जो सॉइल है, वो रॉकी सॉइल है। रॉक सॉइल होने की वजह से सॉइल ज़्यादा ड्राई हो जाती है। अगर आप पंजाब और हिमाचल में बात करेंगे और टेम्परेचर स्लो है, कम टेम्परेचर है और जनरली वहाँ पर रिवर है, पंजाब में रिवर है तो रिवर की वजह से सॉइल वहाँ पे सेडिमेंटेड ना होके सेडि जो आपकी जो सॉइल वो ट्रांसपोर्टेड है और रिवर होने की वजह से वहाँ पे सॉइल में थोड़ा आपको मॉइस्चर ज़्यादा मिलता है, वेटनेस ज़्यादा मिलती है। ओके? और उसकी वजह से ही उसके एनिमल भी सपोर्टेड होते हैं। देखिए एनिमल्स कहाँ किस पे डिपेंड करेंगे? वेजिटेशन पे डिपेंड करेंगे। तो अगर क्लाइमेट की वजह से सॉइल टाइप हुआ, सॉइल की प्रॉपर्टी चेंज हुई, सॉइल की प्रॉपर्टी की वजह से सॉइल की प्रॉपर्टी की वजह से वेजिटेशन चेंज हुआ और वेजिटेशन की वजह से सॉइल के पे डिपेंडेंट उस वेजिटेशन पे डिपेंडेंट एनिमल्स की प्रॉपर्टी चेंज हो गई। एग्जाम्पल के लिए डेजर्ट बायोम कंटेन ए डिफरेंट एनिमल और ग्रासलैंड में आपको डिफरेंट एनिमल मिलेंगे। अगर आप देखेंगे डेजर्ट में आपको जो एनिमल्स मिलते हैं वो आपको डिफरेंट मिलेंगे और ग्रासलैंड में अगर ग्रास ओपर आप देखें ना ग्रास ओपर अगर आपने देखा हो उसका स्ट्रक्चर डिफरेंट होगा और इवन उसका फिजियोलॉजिकल अगर स्टडी भी करेंगे ना आपको डिफरेंट मिलेगा क्योंकि वाटर की रिक्वायरमेंट ग्रासलैंड में थोड़ा ज़्यादा वाटर मिलता है, डेजर्ट में कम वाटर मिलता है। तो उसके अकॉर्डिंग वाटर की जो रिक्वायरमेंट है वो भी चेंज हो जाती है। ठीक है। सिमिलरिटी अगर आप देखोगे जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं, ठीक है, अब जो एक्वेटिक एनवायरनमेंट में सेडिमेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफर डिटरमाइन द टाइप ऑफ बेनेथिक एनिमल दैट कैन थ्राइव देयर। अब जो एक्वेटिक एनवायरनमेंट में जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं, ठीक है, वो बेसिकली उसकी जो उसकी लाइक उसके सेडी उसके जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं जो बेसिकली उसकी जो उसका जो बैंक होता है उसके नीचे की तरफ जो एनिमल्स पाए जाते हैं वो भी आपको वैरायटी मिलती है। क्यों? क्योंकि जो जैसे कि अगर मान के चलो कोई भी एक्वेटिक एनवायरनमेंट है, ठीक है? तो उसकी जो सेडिमेंटेड कैरेक्टरिस्टिक्स है मतलब जैसे कि अगर एक्वेटिक एनवायरनमेंट है उसकी जनरली क्या होता है एक्वेटिक एनवायरनमेंट में वहाँ की जो सॉइल होती है वो नीचे की तरफ रहती है, ठीक है? अब सॉइल में पाई जाने वाली जो एनिमल्स हैं वो आपको डिफरेंट मिलते हैं। वहाँ की जो एक्वेटिक एनवायरनमेंट में पाए जाने एनिमल्स आपको डिफरेंट मिलते हैं और क्या डिफरेंट मिलता है? क्योंकि डिफरेंट मिलते हैं क्यों? क्योंकि जैसी सॉइल की कैटेगरी होगी वैसे वहाँ वेजिटेशन ग्रो करेगा और जैसे वेजिटेशन ग्रो करेगा वैसे वहाँ एनिमल्स ग्रो करेंगे, ऐसे एनिमल्स ग्रो करेंगे वैसे ही वहाँ पे आगे फूड चेन डेवलप होगी। तो ये फूड चेन का बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है। तो जैसे कि वहाँ पे अगर वेजिटेशन जैसा ग्रो करेगा वैसे जू प्लैंकटन बनेंगे वैसे ही वहाँ पे एनिमल्स का फॉर्मेशन होगा। ओके, तो इन शॉर्ट एक्वेटिक लाइफ सेडिमेंटरी सॉइल पे डिपेंड करती है। मतलब क्लाइमेट से सॉइल की वजह से वेजिटेशन और वेजिटेशन का इम्पैक्ट पड़ता है डायरेक्टली एनिमल के ऊपर। अब एक क्वेश्चन है कि जैसे कि अब एक पॉइंट है कि अगर आप एबायोटिक कंडीशन जो है हर हैबिटेंट में मतलब डेजर्ट में, ग्रासलैंड में, हर एक हैबिटेंट में ड्रास्टिकली ये टाइम के साथ में चेंज होती है। ठीक है? ड्रास्टिकली टाइम के साथ में चेंज होती है। तो कैसे एक ऑर्गेनिज्म इतने स्ट्रेसफुल कंडीशन के साथ में और स्ट्रेस एनवायरनमेंट के साथ में अपने आप को कैसे सर्वाइव कर पाता है? देखिए अब मान के चलो कि आप ग्रासलैंड अगर आप कहीं डेजर्ट में घूमने जा रहे हैं, आप कभी हिली एरियाज़ में जाते हैं जहाँ टेम्परेचर 0 डिग्री के आसपास है, ठीक है? तो आप सोचिए वहाँ पे आप कैसे एक एनवायरनमेंट एक पर्सन अपने आप को ऐसी कंडीशन आप राजस्थान के होते हुए जहाँ टेम्परेचर थोड़ा हाई रहता है, वहाँ के होते हुए आप जाते हैं फॉर एन एग्ज़ाम्पल जम्मू कश्मीर, वहाँ टेम्परेचर लो रहता है, लेकिन आप जैसे जाते हो, शिमला जाते हो, तो लेकिन वहाँ पे आपको इस स्टार्टिंग में आपको प्रॉब्लम होती है, बहुत स्ट्रेसफुल कंडीशन लगती है, लेकिन जैसे 2 या 3 दिन हुए, ठीक है? जैसे ही 2 या 3 दिन हुए, आपकी जो कंडीशंस होती है वो नॉर्मल हो जाती है। ठीक है? तो कैसे एक ह्यूमन अपने आप को इस स्ट्रेसफुल कंडीशन में सर्वाइव कर पाता है, उसका बेसिक रीज़न होता है होमियोस्टेसिस। मतलब होमियोस्टेसिस एक मैकेनिज़्म है जिसके थ्रू एक ह्यूमन्स अपने आप को उस स्ट्रेस के अकॉर्डिंग भी अपने आप को मैनेज कर लेता है। ठीक है? तो होता क्या है कि जनरली होता क्या है कि जैसे कि आपको पता है कि जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है, तो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में वैरायटी ऑफ आपको चेंजेस मिलेंगे। जैसे कि एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में वैरायटी ऑफ चेंजेस इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर, इन टर्म्स ऑफ ऑक्सीजन, इन टर्म्स ऑफ लाइक वाटर क्वालिटी आपको वैरायटी ऑफ चेंजेस मिलते हैं। लेकिन ह्यूमन का जो टेम्परेचर है हमेशा 37 रहेगा। ह्यूमन की जो ब्लड पीएच है वो हमेशा 7.4 या 7.2 के आसपास रहती है।
ऐसा नहीं है कि लाइक आप ये राजस्थान से बिलोंग करते हैं जहाँ पे टेम्परेचर जनरली 20 टू 25 के आस पे रहता है, और अगर आप शिमला गए और वहाँ पर टेम्परेचर 0 डिग्री है तो आपके बॉडी का टेम्परेचर चेंज हो जाएगा। नहीं, आपका बॉडी का टेम्परेचर 37 है तो आपके बॉडी का टेम्परेचर 37 ही रहेगा। ब्लड का पीएच अगर 7.2 है तो 7.2 रहेगा, चाहे आप 0 डिग्री टेम्परेचर चले जाओ, चाहे माइनस में चले जाओ, चाहे 70 डिग्री टेम्परेचर चले जाओ, आपका जो इंटरनल एनवायरनमेंट है बॉडी का वो हमेशा चेंज नहीं होता, वो हमेशा कांस्टेंट रहता है। तो इसी के अकॉर्डिंग, क्योंकि अगर ये चेंज हो गया तो हमारी बायोलॉजिकल और जो फिजियोलॉजिकल रिएक्शंस है वो सब पे इम्पैक्ट पड़ता है, क्योंकि उसमें एंजाइमेटिक प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है। सो इसी की वजह से इस फिनोमेना को कहते हैं होमियोस्टेसिस, कि हम अपने इंटरनल एनवायरनमेंट है उसको हमेशा कांस्टेंट रखते हैं रिस्पेक्टिव ऑफ टू द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट का कोई भी फर्क नहीं पड़ता हमारे इंटरनल एनवायरनमेंट को। नो डाउट स्टार्टिंग में टाइम लगता है थोड़ा एक्लिमेटाइज होने में, लेकिन वंस वी गेट एक्लिमेटाइज सो वी कैन इजीली कोप अप विद द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। ओके, सो ओके, this consistency for example could be termed in optimal temperature osmotic concentration of a body fluid। मतलब कि जो कंसिस्टेंसी है, जो कंसिस्टेंसी है, कॉन्स्टेंसी है, वो बेसिकली आपके बॉडी के टेम्परेचर पे जो 37.4 या 37 के आसपास रहता है, और ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन कि आपकी जो बॉडी फ्लूइड है, मतलब जो आपका ब्लड है, आपका जो बॉडी फ्लूइड है, उसका ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन, उसका ब्लड पीएच वो हमेशा सेम रहता है। अब आपको ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन पता होना चाहिए कि एक ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन कहने का मतलब उसमें जो सॉल्ट्स की कंसंट्रेशन क्या है, दैट इज ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन, क्योंकि वो वही इम्पैक्ट डालता है, ऑस्मोटिक प्रेशर प्रोड्यूस करता है। ओके, so ideally the organism should try to maintain a consistency of internal environment despite the varying external environment condition that tend to upset its homeostasis। मतलब एक organism they always try to maintain their internal environment, depend चाहे बाहर का टेम्परेचर कैसा भी हो, लेकिन ऑलवेज दे ऑलवेज ट्राई टू मेंटेन देयर ऑन टेम्परेचर। तो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल क्या है कि हमारी बॉडी का एक हार्मोन सिस्टम जिसको हम एंडोक्राइन सिस्टम कहते हैं, हमारी बॉडी का नर्वस सिस्टम जो हमारी बॉडी के सिस्टम को रेगुलेट करता है, हमारी बॉडी के सिस्टम को सस्टेन करने में मदद करता है, और इस इंटरनल इन्वायरमेंट को रेगुलेशन का जो मैकेनिज्म होता है उसी को हम होम्योस्टेसिस कहते हैं। तो होम्योस्टेसिस हम दो तरीके से मैनेज कर सकते हैं, एक होता है एंडोक्राइन सिस्टम जो हार्मोनल चेंजेस की वजह से हम कर सकते हैं, और दूसरा होता है नर्वस सिस्टम के थ्रू जो हमारे बॉडी को कंट्रोल करता है। अभी कैसे होता है, एक एग्जांपल दिया गया है कि जैसे इन केस लाइक फॉर एन एग्जांपल समर टाइम का बात करते हैं कि जब अगर टेम्परेचर बाहर का 40 डिग्री चल रहा है, 45 डिग्री चल रहा है, तो क्या होता है कि जैसे ही बाहर चलता है तो हम उस हाई टेम्परेचर में सर्वाइव नहीं कर सकते, क्योंकि हमें ज्यादा टेम्परेचर है तो हमें अपनी बॉडी का टेम्परेचर तो कम करना है। तो उसके लिए क्या होता है, हम एसी में आते हैं, हम एसी यूज करते हैं। ओके, हम एसी यूज करते हैं, चाहे हम कार में ट्रैवल कर रहे हो चाहे घर के अंदर, तो एसी यूज करते हैं। तो क्या होता है, अंदर का टेम्परेचर जैसे कम हुआ तो हमारा बॉडी का टेम्परेचर ऑटोमेटिकली मेंटेन हो जाता है। उसी तरीके से जब ठंड लगती है, ठंड लगती है तो हम क्या होता है, स्क्वीज करते हैं, हमारी बॉडी के जो मसल्स होते हैं वाइब्रेट करते हैं ताकि अंदर की हीट को जनरेट किया जा सके। तो हम यही पढ़ेंगे कि एक पर्सन कैसे कि ये पर्सन कैसे एक एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के रिगार्डलेस अपने इंटरनल एनवायरनमेंट को कांस्टेंट रख सकते हैं। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट हमारे हाथ में नहीं है, वो वेरी करेगा सीजन टू सीजन, प्लेस टू प्लेस, टाइम टू टाइम, टेम्परेचर टू एरिया, वो वेरी करेगा। लेकिन हम अपने बॉडी तो कंट्रोल हमारे हाथ में, तो बॉडी अपने आप को मैनेज करना जानती है, इंटरनल एनवायरनमेंट हमेशा कांस्टेंट करना जानती है। इसी को हम होमियोस्टेसिस प्रोसेस कहते हैं, जो कि फिजियोलॉजिकल नहीं हो सकता, हाँ आर्टिफिशियली हो सकता है। मतलब कोई फिजियोलॉजिकल प्रोसेस नहीं है, ये आर्टिफिशियल प्रोसेस है कि अगर आप यहाँ रह के आप एसी में रहते हो, एसी में सडनली शिफ्ट हो जाते हो गर्मी के टाइम पे, तो दैट इज योर लाइक फिजियोलॉजिकल प्रोसेस, जैसे लाइक दैट्स योर आर्टिफिशियल प्रोसेस कि आप एसी में रह के अपने बॉडी के टेम्परेचर को कम करते हो। वैसे ही जब आपको ठंड लगती है तो टेम्परेचर बहुत डाउन हो जाता है तो आप हीटर ऑन कर लेते हो सर्दियों के टाइम पे। तो ये वेरियस पॉसिबिलिटी है जिसके थ्रू हम अपने बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन कर सकते हैं और इन सिस्टम से इस सिचुएशन से रेगुलेशन कर सकते हैं। तो ये ग्राफ है आपकी आपके एनसीईआरटी में, दैट ग्राफ इज वर्सेस बिटवीन द इंटरनल लेवल और एक्सटर्नल लेवल। तो इंटरनल लेवल और एक्सटर्नल लेवल के बीच में हम तीन तरीके के हमें ऑर्गेनिज्म की स्टडी करेंगे। वन होता है रेगुलेटर, दूसरा होता है कॉन्फॉर्मर्स, और तीसरा होता है पार्शियल रेगुलेटर। रेगुलेटर वी आर ए रेगुलेटर जहाँ पे हमारे बॉडी का जो इंटरनल लेवल है, ठीक है, जो बॉडी का इंटरनल लेवल है वो जो बॉडी का इंटरनल लेवल है वो एक्सटर्नल लेवल के साथ में कांस्टेंट रहता है। डिपेंड एक्सटर्नल लेवल से आप कितना बढ़ा लीजिए,
ये रेगुलेटर्स हैं, यहाँ पे आप कितना भी एक्सटर्नल लेवल बढ़ा लीजिए, आपका इंटरनल लेवल हमेशा देखिए कितना भी एक्सटर्नल लेवल बढ़ा लीजिए, इंटरनल लेवल हमेशा कांस्टेंट मिलेगा। कन्फर्मर्स का मतलब है कि जैसे कि कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं जो कि बाहर का टेम्परेचर जैसे चेंज होता है, वो अपने अंदर का भी टेम्परेचर अपने आप का चेंज करते हैं, तो उसे कन्फर्मर्स कहते हैं। ठीक है? पार्शियल रेगुलेटर्स क्या होता है, जो कुछ हद तक तो क्या कहते हैं पार्शियल रेगुलेटर स्टार्टिंग में तो क्या होता है उनका इंटरनल लेवल एक्सटर्नल लेवल के साथ चेंज होता है। इनका जो इंटरनल लेवल है बाहर के एनवायरनमेंट से चेंज होता है। आफ्टर सम टाइम दे जस्ट मेंटेन टू दी रेगुलेशन, मतलब वो धीरे धीरे अपने आप को रेगुलेट करने की कोशिश करते हैं। ओके, तो अगर मैं रेगुलेशन की बात करता हूँ तो रेगुलेशन मतलब रेगुलेशन हम अपनी बात कर रहे हैं, मतलब मैं अपनी बात कर रहा हूँ, हम ह्यूमंस की बात कर रहे हैं जिसमें इंटरनल एनवायरनमेंट में चेंज करने की प्रॉपर्टी होती है कि वो इंटरनल एनवायरनमेंट को इंटरनल एनवायरनमेंट को कांस्टेंट करने की प्रॉपर्टी होती है। तो ये एक होमोस्टेसिस जो प्रोसेस है उसको फिजियोलॉजिकली और कभी-कभी हम फिजियोलॉजिकली और कभी-कभी हम बिहेवियरली भी कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले एग्जांपल दिया था आर्टिफिशियल प्रोसेस का कि ह्यूमंस होमोस्टेसिस के प्रोसेस को आर्टिफिशियली भी कर सकता है और सम टाइम ये फिजियोलॉजिकल भी कर सकता है और कभी-कभी ये बिहेवियरल भी हो सकता है। ठीक है? जिससे वो अपने ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन को, अपने टेम्परेचर को कांस्टेंट रख सके। टेम्परेचर कांस्टेंट रखने से ये होता है कि हमारा बॉडी का जो मेटाबॉलिज्म है, उसकी रेट ऑफ रिएक्शन कांस्टेंट रहती है। ऑस्मोटिक प्रेशर बैलेंस रहने की वजह से आपकी सेल का जो फ्लूइड कंसंट्रेशन है, हमेशा सेम रहेगा। अदरवाइज़ क्या कंसंट्रेशन अगर ऑस्मोटिक प्रेशर सेल के अंदर का बढ़ गया, तो सारा प्रोटोप्लाज्म सेल वॉल से बाहर सेल भी हमारे सेल वॉल तो है नहीं, तो सारा का सारा प्रोटोप्लाज्म जो है, उसका वाटर वो सेल मेम्ब्रेन को से क्रॉस करके बाहर आ जाएगा। तो आपके प्रोटोप्लाज्म तो पूरा खाली हो गया। प्रोटोप्लाज्म में कुछ बचेगा ही नहीं क्योंकि प्रोटोप्लाज्म में 80% तो वाटर होता है। अगर ऑस्मोटिक जैसे उसका कंसंट्रेशन बढ़ा, तो सारा का सारा वाटर सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करके बाहर आ जाएगा। तो फिजियोलॉजी कैसे मैंने बताया था, एक आर्टिफिशियल मीन्स बताया था कि आर्टिफिशियली कैसे कि बॉडी हम अपनी बॉडी को मेंटेन करते हैं, लाइक टेम्परेचर को मेंटेन करते हैं एसी के अंदर, हीटर के अंदर, तो आर्टिफिशियल तरीका हो गया। फिजियोलॉजिकल तरीका क्या हो गया कि हम जनरली हमारी बॉडी की ब्रेन में एक हाइपोथैलेमस पार्ट होता है, ठीक है, आपने 11th में पढ़ा होगा, जो हमारे बॉडी के टेम्परेचर को कंट्रोल करने में मदद करता है, होम्योस्टेसिस करने में मदद करता है। वैसे कई बार क्या होता है कि जैसे अगर आपके बॉडी से इन केस बाहर का टेम्परेचर ज़्यादा है, ठीक है, और हमारे बॉडी का टेम्परेचर कम है, तो उसके अकॉर्डिंग क्या करेगा, हम क्या करते हैं हीट को लेना शुरू कर देते हैं, सराउंडिंग एनवायरनमेंट से हीट लेना शुरू कर देते हैं। वैसे अगर हमारी स्किन का टेम्परेचर ज़्यादा है और बाहर का टेम्परेचर कम है, तो हम क्या होता है हीट रिलीज़ करना शुरू कर देते हैं। तो हीट गेन और हीट रिलीज़ ये हमारे ब्रेन के अंदर एक पार्ट होता है हाइपोथैलेमस, जो वो कंट्रोल करता है। ओके? इसके अलावा कुछ बिहेवियर रेगुलेशंस होते हैं, मतलब हमारे सेल्फ रेगुलेशंस हैं कि अगर इन केस सेल्फ रेगुलेशन कहने का मतलब है हमारे इमोशंस कंट्रोल, जैसे कि इन केस आपको अगर लगता है कि आपकी बॉडी उतनी कैपेबल नहीं है होमोस्टेसिस के लिए, हम वीक पड़ने लगते हैं, कई बार हमारा एज के साथ में हमारी होमोस्टेसिस की प्रॉपर्टी भी डाउन पड़ जाती है क्योंकि मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है, तो हमें इतना कंट्रोल करना चाहिए कि हम ऐसे एरिया में ना जाए जो हमें सूट ना करते हो। ठीक है, तो सेल्फ कंट्रोल, सेल्फ रेगुलेशन, दैट्स योर इंपॉर्टेंट पॉइंट कि हम एनर्जी को सब मैनेज करें, हम वहीं जाएँ जहाँ हमारी कैपेबिलिटी हो, ऐज के साथ में। ओके? सो दैट इज़ आल्सो वन ऑफ द वे जिसके थ्रू हम मैनेज कर सकते हैं। और फिजियोलॉजिकल का एक और तरीका है कि जब हमें ठंड लगती है, तो हम क्या करते हैं अपनी बॉडी को हम मसल्स जनरली क्या होता है, हम जस्ट क्या होता है कि हम अपने बॉडी को हम अब जस्ट सीविंग जो सीवर करना शुरू कर देते हैं, तो मसल में सीविंग होती है, तो जिसकी वजह से क्या होता है, जैसे कि मसल सीविंग करते हैं तो हमारी मसल्स वाइब्रेट करना शुरू करती हैं, और जैसे मसल्स वाइब्रेट करती है तो एनर्जी निकलती है, और एनर्जी की वजह से हमारा जिस जो बॉडी का टेम्परेचर होता है दोबारा से हम 37 तक पहुंच जाते हैं। क्योंकि बाहर का टेम्परेचर अभी भी बात करें तो 10 डिग्री के आसपास है, लेकिन फिर भी हमारे अंदर का टेम्परेचर, आप चाहे गर्मी में सर्दी में कभी भी थर्मामीटर से नाप लीजिए, आपका बॉडी का टेम्परेचर 37 रहेगा। और वो मेंटेन करता है आपके ब्रेन के अंदर प्रेजेंट हाइपोथैलेमस। ओके, सो ऑल बर्ड्स, मैमल्स और कुछ ही वर्टिब्रेट्स हैं और इनवर्टिब्रेट स्पीसीज हैं जिनमें ये होम्योस्टेसिस की कैपेसिटी होती है, जिसको वो थर्मोरेगुलेशन मतलब टेम्परेचर को कंट्रोल करते हैं और अपने ऑस्मोटिक प्रेशर को कंट्रोल रखते हैं। क्योंकि क्या होता है हर एक सेल का ऑस्मोटिक प्रेशर सेम कांस्टेंट है। अगर उसका ऑस्मोटिक प्रेशर अगर चेंज हो गया, मान के चलो सेल के अंदर का साइटोप्लाज्म का ऑस्मोटिक प्रेशर सडनली बढ़ गया, तो बढ़ने से क्या होगा कि उसके अंदर का जितना वाटर है उस सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करके बाहर आ जाएगा। ठीक है, ऑस्मोटिक प्रेशर को बैलेंस करने के लिए। तो दैट्स इज आल्सो ड्रास्टिक सिचुएशन, अगर ऐसा होगा सारी सेल मर जाएगी क्योंकि वाटर को जरूरी है साइटोप्लाज्म के अंदर उसकी मेटाबॉलिक एक्टिविटी को मेंटेन करने के लिए। ओके,
इवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट ऐसा मानते हैं कि आज जो मैमल सबसे डेवलप माने जाते हैं, क्यों? क्योंकि वो हर एक एनवायरनमेंट में अपने आप को कांस्टेंट रखना जानते हैं। तो आप कहीं भी चले जाइए, किसी भी टाइम अपना टेम्परेचर ज़रूर मेंटेन करेंगे ना, तो आपके बॉडी का टेम्परेचर आपको 37 ही मिलेगा। इसके अलावा हम बॉडी को टेम्परेचर को जो मेंटेन कर सकते हैं, जैसे कि स्वीटिंग जो होती है, कई बार क्या होता है कि जैसे ठंड गर्मी पड़ती है, तो गर्मी पड़ने से क्या होता है, पसीना बाहर निकलता है, स्वेटिंग होती है। तो स्वेटिंग होने से क्या होता है कि स्वेटिंग जब होती है, तो स्वेटिंग होने से क्या होता है कि जैसे आपको हवा लगती है, स्वेटिंग में हवा लगता है, बहुत ठंडा-ठंडा फ़ील होता है, तो आप बॉडी का टेम्परेचर कम हो जाता है। ठीक है? क्योंकि बाहर का टेम्परेचर ज़्यादा है, तो स्वेटिंग होने लगी, तो क्या होगा कि जैसे स्वेटिंग के टच में हमारी एयर आती है, तो हमें ठंडा फ़ील होता है, बॉडी का टेम्परेचर फिर से नॉर्मल हो जाता है। वैसे ही कभी-कभी क्या होता है, ठंड के टाइम हम एसी का यूज़ करते हैं, डेज़र्ट कूलर का यूज़ करते हैं, क्योंकि कूलर से क्या होता है, उसकी जो एयर होती है वाटर के कॉन्टैक्ट में आएगी, वाटर के कॉन्टैक्ट में आएगी, और वाटर के कॉन्टैक्ट में आने से वो एयर ठंडी हो जाएगी, और ठंडी एयर हमें मिलती है, तो बॉडी का टेम्परेचर वो उससे भी लाइक रेगुलेशन किया जा सकता है। ओके? लेकिन प्लांट्स में ऐसा कोई मैकेनिज़्म नहीं पाया जाता इंटरनल टेम्परेचर का। प्लांट में ऐसा कोई मैकेनिज़्म नहीं है कि वो अपने इंटरनल टेम्परेचर को मेंटेन कर सकें। तो प्लांट में इस टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए अब दूसरा तरीका होता है। तो अगर आपने फिज़ियोलॉजी में पढ़ा हो, तो फिज़ियोलॉजी में अगर आपने पढ़ा हो, तो फिज़ियोलॉजी में पढ़ा हो टेम्परेचर कंट्रोल करने का, तो उसमें स्कोटो आपने पढ़ा हो कि जैसे अगर बात करते हैं कि जो प्लांट डेज़र्ट में रहते हैं, क्योंकि अगर वो प्लांट टेम्परेचर कंट्रोल नहीं करेंगे, तो वाटर का पूरा ट्रांसपिरेशन हो जाएगा, और ट्रांसपिरेशन हो जाएगा तो फोटोसिंथेसिस के लिए वाटर कहाँ से लाएँगे? तो क्या करते हैं, उसके अंदर स्कोटो एक्टिव स्टोमेटा पाए जाते हैं। स्कोटो एक्टिव स्टोमेटा क्या होते हैं? वो नॉर्मल स्टोमेटा से थोड़े डिफरेंट होते हैं, और थोड़े अंदर की तरफ धँसे हुए होते हैं, अंदर की तरफ एम्बेडेड होते हैं, जिससे कि सनलाइट का इम्पैक्ट थोड़ा कम पड़ता है। तो वो अब क्या होता है कि प्लांट अपने आप को मैनेज नहीं कर सकते, उनका इंटरनल सिस्टम उनको मैनेज नहीं करने देता। हाँ, लेकिन फिर उनका मॉर्फोलॉजिकली वो चेंज करते हैं कि टेम्परेचर का इफ़ेक्ट ही कम हो। सर्दियों में और गर्मियों में टेम्परेचर का इफ़ेक्ट कम हो, हम मैनेज कर सकते हैं। कॉन्फॉर्मर्स ऐसे होते हैं कि जिसमें ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी ऑफ एनिमल्स एंड नियर ऑल द प्लांट्स कैन नॉट बी मेंटेन ए कांस्टेंट इंटरनल एनवायरनमेंट। जैसे कि मैंने बर्ड्स, कुछ अर्टिब्रेट्स और कुछ इन्वर्टिब्रेट्स बताए जो कि मेंटेन कर सकते हैं, लेकिन 99% ऑफ एनिमल्स और ऑल नियरली ऑल प्लांट्स, ठीक है, दे कैन नॉट बी मेंटेन देयर इंटरनल एनवायरनमेंट। अब वो जो इंटरनल एनवायरनमेंट को मैनेज नहीं कर सकते, तो उनका बॉडी का जो टेम्परेचर है, वो एम्बिएंट टेम्परेचर, मतलब एम्बिएंट मतलब बाहर का टेम्परेचर से के साथ में चेंज होता है। ठीक है? जैसे कि एक्वेटिक एनिमल्स की अगर बात करें, तो ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन ऑफ बॉडी फ्लूइड चेंज विद द एम्बिएंट एयर एंड वाटर ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन। अगर जो एक्वेटिक एनिमल्स है, तो एक्वेटिक एनिमल जो लाइक सी या ओशन में पाए जाते हैं, और सी या ओशन का ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा हाई होता है, क्योंकि उसमें सॉल्ट बहुत ज़्यादा है। जितना ज़्यादा सॉल्ट होगा, उतना ज़्यादा इस वाटर में जितना ज़्यादा सॉल्ट होगा, उसका ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन उतना ज़्यादा हाई होगा। तो वो जैसे ही उस सॉल्ट में आते हैं, ऐसे एनिमल्स, ऐसे एक्वेटिक एनिमल, तो उनका ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन चेंज होता जाता है। ठीक है? क्योंकि क्या होता है कि अगर मान के चलो कि अगर वो अपना ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन चेंज नहीं करेंगे, तो अदरवाइज़ होगा क्या है कि वाटर का मूवमेंट शुरू हो जाएगा, और वाटर का मूवमेंट शुरू होने की वजह से अगर मान के चलो सडनली एक एग्ज़ाम्पल के लिए कि एग्ज़ाम्पल देता हूँ, अगर एक फिश एक्वेरियम आपके पास में है, ठीक है? जिसमें आपकी फिश है। आपने उसमें नमक डाल दिया, तो सडनली क्या हुआ, नमक डालते सॉल्ट लेवल बढ़ा, सॉल्ट बढ़ते ही उस वाटर का ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ गया। अगर उसमें फिश अपने आप को ऑस्मोटिक बैलेंस नहीं करेंगी, तो होगा क्या कि सारा का सारा जो वाटर होता है, वाटर जो होगा एक्वेरियम का, वो सारा फिश के अंदर आ जाएगा, और फिश की जो सेल्स होती हैं ब्लास्ट कर जाएँगी, ठीक है? तो अब उस सिचुएशन में क्या करती है, ऑर्गेनिज्म अपना भी ऑस्मोटिक लेवल बढ़ा देती है, उतना बढ़ाते हैं जितना का वाटर का था। अब जैसे ही उन्होंने अपना ऑस्मोटिक लेवल बढ़ा लिया, तो दोनों ऑस्मोटिक लेवल एक ही इक्विलिब्रियम आ गया। इक्विलिब्रियम आने की वजह से अब उनमें कोई चेंजेस आपको नज़र, अब उसमें क्या हुआ, ऑस्मोटिक प्रेशर इक्वल हो गया, न्यूट्रलाइज़ हो जाएगा, ठीक है? Considering the benefits of a constant inner environment to organism, we must ask why this conformers has not evolved to become regulators। कि अगर इतना ही अच्छी बात है कि अगर रेगुलेटर, क्यों ही फिर अपने आप को रेगुलेट नहीं कर पाए? ये तो अच्छी बात है, अगर रेगुलेट कर पा रहे हो, तो ऐसे कन्फर्मर्स ही क्यों ऐसे हैं कि जो रेगुलेट नहीं कर पाए? अगर आप ह्यूमन एनालॉजी को आप रिकॉल करो कि हमने बताया था कि एसी में इंसान रह सकता है और अपने आर्टिफिशियल तरीके से अपने बॉडी के टेम्परेचर को मैनेज कर सकता है। लेकिन क्या हर इंसान अपने आप को मैनेज कर सकता है एसी में? ठीक है, एसी में वही इंसान मैनेज करेगा जो कॉस्ट अफोर्ड कर सकता हो। ठीक है, चलो इंसान एसी को नहीं तो कूलर में आ जाएगा, कूलर में नहीं तो पंखे में आ जाएगा। अब प्लांट कहाँ से कूलर लाए? प्लांट कहाँ से एसी लाए? प्लांट कहाँ से फैन लाए? वैसे ही अब ऐसे जो बर्ड्स हैं, एनिमल्स हैं, एक्वेटिक एनिमल्स हैं, वो कहाँ से एसी में रहेंगे? कैसे वो अंदर का टेम्परेचर मेंटेन करेंगे? तो वो पॉसिबल नहीं है।
Many simply sweat it out, resign themselves to suboptimal performance in hot summer month। और कई बार तो ऐसा होता है कि समर मंथ में जब टेम्परेचर इतना ज़्यादा हाई होता है और इस हाई टेम्परेचर पे जब वो सर्वाइव नहीं कर पाते हैं, तो अपनी परफॉर्मेंस को कम कर देते हैं, जिससे कि और सब ऑप्टिमम परफॉर्मेंस के साथ में समझौता कर लेते हैं, कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं कि हम ऑप्टिमम परफॉर्मेंस नहीं दे पा रहे हैं क्योंकि हम उस सिस्टम पे नहीं रह सकते, तो वो अपनी परफॉर्मेंस कम करते हैं। तो दैट इज़ ऑल्सो वे, क्योंकि जब वो इतना अफोर्ड नहीं कर पाएँगे तो हो सकता है कि अपनी परफॉर्मेंस के साथ में उनको समझौता करना पड़ेगा, कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। जनरली होता है ना जब टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई होता है समर रीजन में, तो हमें अपनी परफॉर्मेंस के साथ समझौता करना पड़ता है क्योंकि हम उतने हॉट टेम्परेचर पे सर्वाइव नहीं कर सकते। तो हम थोड़ा परफॉर्मेंस कम कर देते हैं, हम कम काम कर लेंगे, क्योंकि अगर ज़्यादा काम करोगे तो आपको एनर्जी चाहिए, आपके बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन चाहिए, ओके? जैसे कि फीवर होता है, तो फीवर में क्या है, आपके बॉडी का जो इंटरनल टेम्परेचर होता है वो बढ़ने लगता है, तो आपकी बॉडी का मैकेनिज्म पूरा टूट जाता है, आपको भूख नहीं लगती है, आपका बॉडी आपको बहुत बेकार सा लगता है, अनकंफर्टेबल फील होता है क्योंकि आपका बॉडी का इंटरनल एनवायरनमेंट चेंज होने की कोशिश कर रहा है। तो थर्मो रेगुलेशन एक बहुत एनर्जेटिक प्रोसेस है और हर एक इंसान इस हाई एनर्जी के अफोर्ड को सह नहीं सकता, ठीक है? जैसे पर्टिकुलरली टू फॉर अ स्मॉल एनिमल लाइक शूज और हमिंग बर्ड्स के लिए ये बात बहुत ज़्यादा ट्रू है। जैसे एक पॉइंट है कि हीट लॉस और हीट गेन इज अ फंक्शन ऑफ अ सरफेस एरिया, कि जो हीट लॉस होता है और हीट गेन होता है सरफेस एरिया का एक फंक्शन है। क्योंकि आपने अगर पढ़ा हो अपने 11th के सेल डिवीजन में, तो जितनी जो छोटी सेल्स होती है उसका सरफेस बाय वॉल्यूम रेशियो उतना कम होता है, और सरफेस बाय रेशियो जितनी सारी छोटी होती हैं, लाइक हायर स्मॉलर सेल जो होती हैं, जो छोटी साइज की सेल्स होती हैं, उसका जो सरफेस बाय वॉल्यूम रेशियो होता है वो बहुत ज़्यादा हाई होता है, लेकिन जो लोअर सेल्स हैं, जो छोटे कहने का मतलब है, अगेन सॉरी लेट मी रिपीट अगेन, तो जितनी भी छोटी सेल्स होती हैं उनका जो सरफेस बाय वॉल्यूम रेशियो होता है वो ज़्यादा हाई होता है, लेकिन जो बिल्कुल बड़ी सेल्स होती हैं उनका सरफेस बाय वॉल्यूम रेशियो कम होता है। अब इस वेरिएशन की वजह से कि सरफेस बाय वॉल्यूम रेशियो ये चेंज जो हो रहा है, ये सरफेस बाय वॉल्यूम रेशियो जो ये चेंज हो रहा है, ओके, ओके, जो ये चेंज हो रहा है उसकी वजह से इम्पैक्ट क्या पड़ता है। तो होता है क्या, जैसे मान के चलो एक छोटे से एक सेल है, ठीक है, और एक उससे छोटी सेल है, तो मान के चलो ये सेल कंपेरेटिवली बड़ी है, तो कंपेरेटिवली बड़ी होने की वजह से इसका सरफेस बाय वॉल्यूम रेशियो ज्यादा है, हायर अब लाइक ये, ओके, तो अब एक मिनट बेटा, यहाँ को थोड़ा करेक्शन करना पड़ेगा, लेट मी करेक्ट फर्स्ट, ओके। एक मिनट बस, छोटा सा करेक्शन होगा इसमें। ओके, तो अगर मान के चलो कि कोई छोटी सेल है, ठीक है, मान के चलो छोटी सेल है जिसका सरफेस एरिया और वॉल्यूम रेशियो हाई है, सरफेस टू वॉल्यूम रेशियो हाई है, तो जितना ज़्यादा हाई सरफेस रेशियो होगा उतना एक्टिव होगा और उतनी मोर हीट वो रिलीज करेगा। और लेकिन जो जितना भी बड़ा एरिया है, अब उसका सरफेस बाय वॉल्यूम रेशियो कम है, सरफेस एरिया कम होगा, एक्टिव कम होगा और कम हीट रिलीज करेगा। एग्जाम्पल लेके देखेंगे, तो अगर आप है ना किसी भी एक एरिया का डायमीटर कैलकुलेट करके देख लीजिए, आप एक सरफेस बाय वॉल्यूम का रेशियो निकालिए, एक जितना भी, जैसे कि ये कोई एरिया है, उसका एक डायमीटर लेके चलिए, मान के चलो इसका डायमीटर 0.2 है, और ये ज़्यादा बड़ा है तो उसका डायमीटर ज़्यादा होगा, मान के चलो उसका डायमीटर 0.4 है, क्योंकि ज़्यादा बड़ा एरिया तो ज़्यादा बड़ा डायमीटर होगा। एक बार उसका सरफेस बाय वॉल्यूम रेशियो निकालिए, सरफेस निकालिए फॉर पाई आर क्यूब, 4 पाई आर स्क्वायर अपॉन 4/3 पाई आर क्यूब। एक बार ये निकाल के देखिए इस फॉर्मूले से, उसका रेशियो निकालिए, रेशियो से पता चल जाएगा। तो जितना ज़्यादा वो छोटा होता है उतना ज़्यादा उसका सरफेस बाय वॉल्यूम रेशियो उतना अच्छा होता है, उतना ज़्यादा एक्टिव होता है, उतनी ज़्यादा हीट वो रिलीज करता है, क्योंकि उसका सरफेस एरिया हाई हो जाता है, ओके। अब जैसे अगर आप देखोगे कि जैसे ये स्मॉल एनिमल्स हैं, ठीक है, जो चूहा है बहुत स्मॉल एनिमल्स हैं, और अगर आप ये देखोगे ये एक थोड़ा कंपैरेटिवली बिग एनिमल है। अभी जो छोटे एनिमल्स हैं तो इसका क्या होगा, सरफेस एरिया हाई है, रिलीज करेगा ज़्यादा हीट। अब ऐसे आपको चूहा कभी भी पोलर रीजन्स में नहीं मिलेगा क्योंकि इसका छोटा साइज बहुत है, तो ज़्यादा हीट वो रिलीज करेगा, और ज़्यादा अगर वो हीट रिलीज करने लगा तो पोलर रीजन्स में तो उसकी डेथ हो जाएगी, सारी हीट तो खुद निकाल देगा, तो खुद क्या रखेगा, अपना टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए खुद तो हीट चाहिए ना, तो टेम्परेचर अगर सारी हीट से बाहर निकल दी वैसे मर जाएगा। लेकिन अगर आप देखोगे पोलर रीजन्स में, अगर आपको जो भालू पाया जाता है, इसका सरफेस एरिया बहुत कम है, ठीक है, सरफेस एरिया कम है क्योंकि इसका सरफेस बाय वॉल्यूम रेशियो कम है,
उस चक्कर में क्या होता है कि ये कम एक्टिव होगा और कम हीट रिलीज करेगा, तो ऐसे अगर वो कम हीट रिलीज करेगा तो पोलर रीजन में सर्वाइव कर पाएगा। ओके, और इनमें अगर हीट रिलीज होती भी है ना, तो इनके इनके कान से, इनके नाक से और इनके लाइक थंब जो फिंगर टिप्स होती है उनसे रिलीज होती है। ओके, सिंस स्मॉल एनिमल्स हैव ए स्मॉल एनिमल्स जो होते हैं उनका जो सरफेस बाय वॉल्यूम रेशियो होता है वो ज़्यादा होता है, और लेकिन जो लार्ज एनिमल्स होते हैं उनका सरफेस बाय वॉल्यूम रेशियो कम होता है। तो दैट्स व्हाई जो स्मॉल एनिमल्स होते हैं वो आपको ज़्यादा मिलेंगे इक्वेटर लाइन वाले रीजन पे, मतलब गर्मी के रीजन्स में, लेकिन जो बड़े एनिमल्स हैं उनका सरफेस बाय वॉल्यूम रेशियो हाई होता है, दैट्स व्हाई वो आपको मिलेंगे ज़्यादा पोलर रीजन्स की तरफ। ओके, सो दे टेंड टू बी लूज, क्योंकि अब वो ज्यादा हीट रिलीज कर सकते हैं, बट जो क्या कहते हैं स्मॉल एनिमल्स हैं, और जो बड़े एनिमल्स हैं वो कम हीट रिलीज कर सकते हैं। दिस इज द मेन रीजन व्हाई स्मॉल एनिमल्स आर रेयरली फाउंड इन द पोलर रीजन्स। ठीक है, during the course of evolution, the cost or benefit of maintaining a constant inter environment are taken into a consideration। कि जब evolution हुआ तो जो constant inter environment रखने का ये जो cost और benefit है, इसको भी consider किया गया कि जो कितना बेहतर point है, क्योंकि क्या होता है कि जो कि body का size है वो भी तो उसके inter environment को maintain करने में मदद करता है। ठीक है, लेकिन कुछ ऐसी स्पीसीज होती हैं जो एक लिमिटेड टाइम तक अपने आप को कांस्टेंट रख सकती है, या उल्टा कह सकते हो एक ऐसी स्पीसीज मिलेंगी जो एक लिमिटेड टाइम तक अपने आप का जो बॉडी का टेम्परेचर उनका चेंज होगा, और आफ्टर सम टाइम दे ट्राई टू कांस्टेंट देयर इंटर एनवायरनमेंट, जिसको हम कहते हैं पार्शियली रेगुलेटर्स। ठीक है, और अगर ऐसे मान के चलो कोई ऐसी स्ट्रेसफुल एक्सटर्नल कंडीशंस आ गई है आपके सामने, मान के चलो कुछ ही टाइम तक है, और अगर वो कुछ ही टाइम की कंडीशन लॉन्ग टाइम तक चली गई, तो एनिमल के पास अभी भी दो अल्टरनेटिव है, या तो भाग जाओ या छुप जाओ। दो कंडीशन है, दो भाग जाओ या छुप जाओ। अगर आपकी कंडीशंस माइग्रेट कर जाओ, मतलब आपको लग रहा है कि आपकी जो टेरिटरी है जहाँ पे आप रहते हो, जहाँ हैबिटेंट है, वहाँ पे कुछ कंडीशन एडवर्स हो चुकी है ओनली फॉर ए शॉर्ट ड्यूरेशन, तो आप उस केस में अपने आप को रेगुलेट नहीं कर पा रहे, अपना टेम्परेचर रेगुलेट नहीं कर पा रहे हो। ओके, और अगर अपना टेम्परेचर आप बढ़ा रहे हो तो प्रॉब्लम हो रही है, तो उस केस में या तो छुप जाओ या फिर माइग्रेट कर जाओ। ठीक है, माइग्रेट में क्या होता है कि जनरली जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो स्ट्रेसफुल जो हैबिटेंट होता है उसमें वो सर्वाइव नहीं कर पाते, तो वो क्या होता है अपने आप को माइग्रेट करते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू द अनदर प्लेस, और जब वो स्ट्रेसफुल कंडीशन ओवर हो जाती है देन दे रिटर्न बैक टू देयर ओन प्लेस। अगर हम ह्यूमन एनालॉजी की बात करें तो दिल्ली टू जब कई बार क्या होता है दिल्ली का टेम्परेचर जब हाई होता है तो लोग क्या होता है शिमला की तरफ जाते हैं। ऐसा नहीं कि हमेशा शिमला बस में जाते हैं, नहीं, जैसे नॉर्म जैसे उनको ठीक लगा, मौसम ठीक हुआ, दोबारा वो दिल्ली वापस आ जाते हैं। तो लाइक दिस इज थिंग हैपन इन द माइग्रेशन सिचुएशन। वैसे ही जब अब क्या होता है कि जब आप आप जब जाते हैं दिल्ली टू शिमला जाते हैं तो टाइम लगता है अपने आप को अडॉप्ट करने में, लेकिन आफ्टर सम टाइम यू आल्सो अडॉप्ट योर ओन सेल्फ। मैनी एनिमल्स, ऐसे बहुत सारे एनिमल्स हैं पर्टिकुलरली बर्ड, जैसे कि साइबेरियन क्रेन है, अगर वो जो पोलर रीजन्स में जब बर्फ पड़ने लग गई है तो वो क्या करेंगे, आइए भैया इक्वेटर लाइन की तरफ तो माइग्रेट करती है। ठीक है, जैसे कि साइबेरियन क्रेन है, अभी साइबेरियन क्रेन होती है भरतपुर में आ जाती है क्योंकि वहाँ टेम्परेचर थोड़ा सा हाई होता है, तो माइग्रेट कर गए। सस्पेंडेड, अब कुछ ऐसे बैक्टीरिया है, लो फंगस है, या कुछ लोअर प्लांट्स है जो ब्रायोफाइटा टेरिडोफाइटा के प्लांट्स होते हैं, ये अगर सिचुएशन को अडॉप्ट नहीं कर पा रहे हैं, सस्टेन नहीं कर पा रहे हैं, तो अपने चारों तरफ एक ऐसी लेयर बना लेते हैं कि अपने मतलब अपने जो स्पोर के चारों तरफ ऐसी थिक लेयर बना लेते हैं जिससे कि वो अपने आप को उस एडवर्स कंडीशन में अपने आप को बचा ले, और जैसे ही कंडीशन फेवरेबल आएगी तो दैट वो थिक सिचुएशन दैट वो जो स्पोर है, जो थिक स्पोर है, वो कन्वर्टेड हो जाएगा एक रिप्रोडक्टिव पोर्शन पे, और एक ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन करेगा। जैसे कि हायर प्लांट है, सीड है, या कुछ अदर वेजिटेटिव जो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स हैं, वो ऐसे जब वो कंटिन्यूअसली स्ट्रेस के कंडीशन में रहते हैं तो वो कई बार ऐसे न्यू प्लांट्स को जर्मिनेट करते हैं, और ऐसे लाइक जब रहते हैं तो कुछ टाइम तक तो वो अपने आप को कुछ टाइम को तो अपने आप को वो, जो कि जैसे एग्जांपल लेता हूँ मैं आपको, जैसे कि कुछ प्लांट्स या सीड होते हैं, अब सीड के अंदर क्या होता है एम्ब्रियो, अब एम्ब्रियो होता है ना सीड के अंदर होता है, और एम्ब्रियो के चारों तरफ एक लेयर होती है जो कि सीड को जो उसको बचाए रखती है, लेकिन जैसे फेवरेबल कंडीशन आती है वो जो सीड कोट होता है वो हट जाता है, और सीड कोट होते एम्ब्रियो एक प्लांट के अंदर डेवलप हो जाता है। ओके, वैसे ही एनिमल क्या होता है कि जो एनिमल या ऑर्गेनिज्म अपने आप को माइग्रेट नहीं कर पाते, अब उनको माइग्रेट नहीं कर पा रहे, बहुत भारी भरकम चीज है, माइग्रेट नहीं कर पा रहे, तो वो क्या करते हैं उस स्ट्रेस से बचने के लिए अपने चारों तरफ एक लेयर का फॉर्मेशन करते हैं, थिक वॉल का फॉर्मेशन कर लेते हैं ताकि वो बच के वहीं पर ही रहे। ओके,
Escape time refer to the length of time that available for an user to escape from a specific hazardous situation. Escape time मतलब escape time क्या होता है, एक वर्ड है escape time कि escape time क्या है, it is a refer length of time that is available for an end user to escape from a specific hazardous situation. जैसे कि यहाँ पे एक वर्ड आया आपका, एक मिनट, ओके जैसे क्या है ना, बाय एस्केपिंग इन टाइम, तो एस्केप टाइम एक वर्ड है, इसका मतलब है कि एक ऑर्गेनिज्म के पास एक लेंथ ऑफ टाइम है जिस टाइम पे वो अपने आप को हैजार्ड सिचुएशन से बचा सकता है, क्योंकि अगर वो लेंथ ऑफ टाइम क्रॉस हो गया तो उसकी डेथ हो जाएगी। तो एक वर्ड था इसमें डोरमेंसी। डोरमेंसी में क्या होता है कि जब कई बार क्या होता है कोई सीड या कोई प्लांट एक्टिव या कोई प्लांट का कोई पार्ट अपने आप की मेटाबॉलिक एक्टिविटी को स्टॉप कर देता है, जिंदा रहता है लेकिन कोमा में चला जाता है, ऐसा होता है ना, कोमा में इंसान चला जाता है क्योंकि डोरमेंसी फेज में आ जाता है। ओके, तो अपनी मेटाबॉलिक एक्टिविटी को उसने कम कर दिया और डोरमेंट अवस्था में चला गया, मतलब गहरी निद्रा में चला गया है वो, उसे हम कहते हैं डोरमेंसी फेज, जैसे ह्यूमन कोमा में चला जाता है। ओके, तो ऐसे ही तीन तरीके के एनिमल्स हो सकते हैं, एक होता है हाइबरनेट एनिमल, एक होता है एस्टिवेट एनिमल, एक होता है डोरमेंसी। अब क्या होता है कि मान के चलो हाइबरनेशन होता है कि विंटर स्लीप, ओके, गहरी रात्रि गहरी निद्रा, अगर ठंड बहुत ज्यादा पड़ रही है, नहीं कर सकते अपनी एक्टिविटी हाई, स्टेबुलेटर्स भी नहीं है, कन्फॉर्मर्स भी नहीं है, जा नहीं सकते, माइग्रेट नहीं कर सकते, तो गहरी निद्रा में चले जाओ, गड्ढा खोदो और पूरी पूरी सर्दी गहरी निद्रा में चले जाओ, उसे कहते हैं हाइबरनेशन। मेंढक करते हैं हाइबरनेशन, मेंढक में बहुत अच्छी प्रॉपर्टी होती है हाइबरनेशन की। इसके अलावा समर स्लीप कर सकते हो, मतलब इसे हम कहते हैं एस्टिवेशन। एस्टिवेशन में क्या होता है कि जब बहुत ठंड गर्मी पड़ रही हो, तो गर्मी में क्या है कि गर्मी सह नहीं पा रहे हैं, तो भैया समर स्लीप चले जाओ, उसे हम एस्टिवेशन कहते हैं। ओके, सम स्नेल और फिश गो इनटू द एस्टिवेशन, और ये डेसिकेशन, मतलब डेसिकेशन होता है, मतलब समर टाइम होता है जब सूखा हो जाता है ना, उसे हम डेसिकेशन सिचुएशन कहते हैं। तो कुछ स्नेल होती है, फिश होती है, वो आपको एस्टिवेशन कंडीशन में चले जाएंगे। डॉर्मेंसी, पोज स्टेज, मतलब अपनी वो रहेंगे, मतलब बाहर ही रहेंगे, ऊपर ही, लेकिन अपनी मेटाबॉलिक एक्टिविटी को उन्होंने बहुत कम कर लिया, और कम करने के बाद में पोज स्टेट में चले गए, मतलब कोमा फेज के अंदर चले गए, उसे हम डोरमेंसी फेज कहते हैं। ये बहुत सारे प्लांट ये डोरमेंसी फेज शुरू करते हैं। Under the favorable condition, unfavorable condition, many zooplankton species in a lake or ponds are known to be enter diapause stage of suspended development। मतलब unfavorable condition में कई बार क्या होता है, जू प्लैंक्टन्स मतलब ऐसे एनिमल्स जो प्लांट के सरफेस पे फ्लोट कर सकते हैं लेक और पॉन्ड में, कभी कभी अनफेवरेबल सिचुएशन में डायपोज कंडीशन में चले जाते हैं, जो कि एक तरह की सस्पेंडेड डेवलपमेंट होती है। डायपोज क्या होता है, दिस इज अ सस्पेंडर अरेस्टेड डेवलपमेंट ड्यूरिंग द इंसेक्ट लाइफ ऑफ साइकिल, मतलब इंसेक्ट का एक लाइफ साइकिल होता है, जिस टाइम पे अगर उनको लगता है कि कंडीशन उनके खिलाफ है, तो अपने आप की लाइफ साइकिल को एक ही पर्टिकुलर फेज में अपने आप को अरेस्ट कर देते हैं, क्योंकि लाइफ साइकिल क्या होता है, पूरी एक लाइफ साइकिल चल रही है उनकी जीने, उनके बर्थ से लेकर डेथ तक एक लाइफ साइकिल चल रही है, तो अपने आप को एक टाइम पे अरेस्ट कर देंगे ताकि वो आगे ना बढ़े, तो उसको हम डोरमेंसी फेज भी कहते हैं। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में अडॉप्टेशन, इन इस क्लास के अंदर अडॉप्टेशंस के बारे में पढ़ेंगे। तो अभी तक हमने जो पढ़ा वो यही था कि कैसे एबायोटिक फैक्टर जो कि एक फिजियोलॉजिकल डिफरेंट बिहेवियर्स को बनाते हैं, फिजियोलॉजिकल इन्वायरमेंट को क्रिएट करते हैं, और कौन कौन से एबायोटिक फैक्टर के अकॉर्डिंग रेस्पॉन्स दिया जाता है। जैसे कि हमने देखा कि जैसे कि होमोस्टेसिस है तो उसमें रेगुलेटर्स क्या है, कॉन्फॉर्मर्स क्या है, ओके, पार्शियल कॉन्फॉर्मर्स क्या है, या फिर आप कह सकते हो माइग्रेशन क्या, सस्पेंडेड क्या है। ठीक है, मतलब वो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग अपने आप को कैसा बिहेवियर शो कर सकते हैं, या तो रेगुलेट कर लेंगे, या फिर चेंज कर लेंगे, या फिर कुछ हद तक चेंज करेंगे, या फिर वहां से भाग जाएंगे, या फिर अपने आप को डोरमेंसी, हाइबरनेट या एस्टिवेशन की कंडीशन में ले आएंगे। ओके, धन्यवाद।